हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो आपकी न्यू प्रश्न बैंक आई है उस प्रश्न बैंक को मैं पूरी सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, मैंने यूनिट फर्स्ट आपको पूरा सॉल्व करा दिया था कल, और आज की वीडियो में दोस्तों हम यूनिट सेकंड सॉल्यूशन पूरी यूनिट का हल करेंगे। और दोस्तों, साथ में आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से ही है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यूनिट सेकंड का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और पूरा सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन है, उसका हल सहित मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, है ना। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यूनिट सेकंड की हम बात कर लें तो यूनिट सेकंड में आपको 5 नंबर का आना है। यूनिट सेकंड में से आपको 5 नंबर का आना है, जिसमें से आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक आपका क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आपका रहेगा 3 नंबर का। ठीक है, तो मैं पहले आपको पूरे क्वेश्चन बता दे रहा हूं, फिर आपको उनके आंसर बताऊंगा, पूरे आंसर आपको क्लियरली बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, तो दोस्तों ये हमारा इसका जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि मूल प्रभास को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है मोलरता को समझाइए। थर्ड है हमारा नॉर्मलता को समझाइए। फोर्थ है अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं समझाइए। नेक्स्ट अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है समझाइए। और नेक्स्ट हमारा पीपीएम क्या है समझाइए। ये 2 नंबर के ये क्वेश्चन आपके प्रश्न बैंक में से हैं, है ना, और छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिए, आंसर भी मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलो 3 नंबर के क्वेश्चन और दिखा दूँ, फिर और मैं ऑब्जेक्ट कर मतलब इसके आंसर बताऊंगा, हल बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, परासरण दाब और संप्राशरी परासरण दाब और संप्राशरी विलयन किसे कहते हैं। आदर्श अनादर्श में 3 अंतर बताओ। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। परासरण दाब क्या है, परासरण विसरण में कोई 2 अंतर लिखो। हेनरी नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखो। ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं क्यों। ये सब आपके हैं। ठीक है, तो ये आपके सिर्फ मैंने क्वेश्चन बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इनके आंसर देखेंगे, है ना, तो आंसर आप समझिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पूरे क्वेश्चन दिखा दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको नहीं डाल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है, बट मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 2 नंबर के क्वेश्चनों में आपका पहला क्वेश्चन था कि आप किसको मूल प्रभास को समझाइए। तो ये दोस्तों मूल प्रभास का क्वेश्चन है। तो ये मूल प्रभास की ये परिभाषा होती है। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित कोई एक घटक, मतलब एक घटक विलायक क्या विलय हो सकता है कि मोलों की संख्या व विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे मूल प्रभास कहते हैं, और इसे हम एक्स, कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं। और जो मूल प्रभास है इसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है, और ये आपका मूल प्रभास का फॉर्मूला है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और यदि आपको इनको और भी अच्छे से समझना है तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके समझाया है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा यूनिट सेकंड दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी मैं केवल आंसर आपको लेके आया हूँ ताकि आपको आंसर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी जल्दी से इसको हम कंप्लीट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। इसके बाद ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा था, मोलरता की परिभाषा बताओ। तो ये दोस्तों आपकी जो परिभाषा है ये मोलरता की परिभाषा है। ये मोलरता 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं और इसकी इकाई मोल पर लीटर होती है। ठीक है, और ये मोलरता का सूत्र आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। तो मेरे भाई हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा था कि नॉर्मलता को समझाओ। तो ये दोस्तों नॉर्मलता है। ठीक है, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, मतलब विलय के जो ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं और इसकी इकाई क्या है, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर होती है। ये एग्जाम्पल है, 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है, तब विलयन की जो मोलरता है 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर होगी, और ये नॉर्मलता का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था।
ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 था, क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो था कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है, इसको समझाइए। तो अणु संख्या गुणधर्म तनु विलयनों के गुण होते हैं, तो तनु विलयनों के गुणों को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। और अणु संख्या गुणधर्म निम्न हैं, मतलब वाष्पदाब में अवनमन या वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब। लेकिन दोस्तों आपको एक परिभाषा और लिखनी है जो आपके स्क्रीन पर आ रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये परिभाषा आपको जो आपको यहाँ पर परिभाषा लिखे ये वाली मत लिखना, मैं आपको अलग से स्क्रीन पर दे रहा हूँ, वो परिभाषा लिखना। और ये 4 अणु संख्या गुणधर्म हैं, आप ये लिख देना, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये हाँ आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब दोस्तों ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा 5th क्वेश्चन था कि अर्धपारगम झिल्ली क्या है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, मैंने अलग अलग से उठा के इनका मतलब एडिट करके आपको बनाया है ताकि आपको कोई क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धपारगम झिल्ली क्या था, यही था ना। तो ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो आर पार जाने देती है किंतु विलेय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, प्राकृतिक तो प्राकृतिक में कौन आता है, चर्मपात्र, गोल्ड ब्लेडर। चर्मपात्र मतलब जो हमारी त्वचा है, इस त्वचा के अंदर एक जो सफ़ेद त्वचा होती है उसे बोलते हैं हम चर्मपात्र, है ना। और ऐसे ही गोल्ड ब्लेडर होता है। नेक्स्ट है हमारा संश्लेषित या मानव निर्मित अर्धपारगम झिल्ली जो है कॉपर फेरोसाइनाइड, ये सूत्र लिखा हुआ है, ये कैल्शियम फास्फेट, ये सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अर्धपारगम झिल्ली का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा ये 5वां क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है, पीपीएम। तो ये 6वां हमारा क्वेश्चन है पीपीएम। ये पीपीएम की परिभाषा है, बिलियन के 10 लाख मतलब 10⁻6 में उपस्थित विलेय की संख्या को हम क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। पीपीएम की मात्रा हम 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक द्रव्यमान के तौर पर और एक आयतन के तौर पर। तो द्रव्यमान के तौर पर ये आपका है और ये आयतन के तौर पर है, ठीक है। समझ गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे जो 6 क्वेश्चन थे ये 6 नंबर के थे। ये अभी जो आपके क्वेश्चन चल रहे थे ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे थे। अब हम देखेंगे आगे, और दोस्तों अब जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर वाला हमारा ये क्वेश्चन है, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो है हमारा उसमें आपसे 3 चीजें पूछी हैं। पहला आपका परासरण, दूसरा परासरण दाब और परासरण दाब और समपराशरी विलयन, 3 चीजें पूछी हैं। तो ये परासरण है, विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रखने पर विलायक के अणुओं का झिल्ली में से होकर विलयन की ओर स्वतः प्रवाह की जो घटना होती है, मतलब अपने आप प्रवाह होने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। तो ये परासरण की परिभाषा हो गई। अब हम आपको परासरण दाब की परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है। तो ये परासरण दाब की परिभाषा है मेरे भाई। परासरण दाब किसी विलयन में को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करके रखने पर परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो कम से कम दाब लगाया जाता है इसे परासरण दाब कहते हैं, और इसको हम पाई से व्यक्त करते हैं, यह है पाई। तो ये हमारा परासरण दाब हुआ। अब समपराशरी विलयन है, तो ये समपराशरी विलयन की परिभाषा है ना। इसमें मैंने अति पराशरी विलयन भी बता दिया है, बाकी आपको समपराशरी केवल बताना है। तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 3 नंबर का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था हमारा कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन में, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 था 3 नंबर का, ठीक है। 3 अंतर बताइए। तो पहला अंतर ये है, दूसरा ये है और आपका ये तीसरा अंतर है, ठीक है। ये आपका इन तीसरे अंतर और ये आपका चौथा अंतर है। तो 4 अंतर हैं, आपको 3 ही लिखना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे विलयन जो सभी तापों व सांद्रताओं पर राउल्ट नियम, गैस नियम, मतलब गैस नियम या आप बोल सकते हो, आप राउल्ट नियम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये गैस नियम लिखा है, आप राउल्ट नियम भी बोल सकते हो, ठीक है, का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो नहीं करते वो अनादर्श कहलाते हैं। इन विलयनों के बनने में एंथैल्पी व आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता और इनमें परिवर्तन होता है, ठीक है। और ये चौथा ये है ना, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। हमारा ये 2nd क्वेश्चन है। अब हमारे 3rd क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दोस्तों हमारा 3rd क्वेश्चन ये था कि शुद्ध जल की आप मोलरता बताइए। आपसे पूछा था शुद्ध जल की आप मोलरता बताइए, ठीक है। और जल का आपको द्रव्यमान दे के रखा था, मतलब अणुभार 18। तो ये तो आपको दे के ही रखा है क्वेश्चन में। आप मान लेना, माना जल का द्रव्यमान कितना है, 1000 ग्राम, ठीक है। और मोलरता का फॉर्मूला देखो, इसमें विलेय तो है नहीं है, इसने बोला ना शुद्ध जल, तो इसमें विलेय तो है नहीं, तो विलेय का काम भी जल करेगा और विलायक का काम भी जल करेगा, मतलब दोनों का काम जो है ना वो जल ही करेगा। तो मोलरता का ये सूत्र होता है। तो W की जो वैल्यू है वो भी आप 1000 रखो, क्योंकि विलेय
है ही नहीं इसमें, तो विलायक ही विलय का काम करेगा। तो एक मतलब W की जगह भी 1000 और 1000 तो ये सूत्र में होता ही है। और M अणु भार तो कितना है 18 और ये विलायक का भार, तो विलायक का भार हमने कितना माना है 1000, तो ये रख दिए। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 1000 में 18 से भाग दोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आप समझ गए होगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था परासरण और विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। परासरण और विसरण में 3 अंतर, तो ये परासरण और विसरण में 3 अंतर हैं, आप देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आप लिख लेना, इजी रहेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट जो आपकी थ्योरी नहीं है, भाषा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हेनरी नियम। तो हेनरी नियम तो दोस्तों है ये हेनरी नियम में, लेकिन आपको ये जो आपका जो चीज़ दी है ना इधर से, ये वाला आपको पोर्शन हेनरी के नियम में नहीं लिखना है, ये एक्स्ट्रा है। आप हेनरी का नियम डालना और लिखना इस नियम के अनुसार और स्थिर ताप पर किसी द्रव की निश्चित मात्रा में विलय जो गैस की मात्रा है गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसको अर्थात में करना, गैस की मात्रा समानुपाती गैस का दाब। अब गैस की मात्रा m मान लोगे, दाब p मान लोगे, तो m समानुपाती p हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे kh आएगा, जहाँ kh एक नियतांक है जिसे हम बोलते हैं हेनरी नियतांक। तो ये हेनरी का नियम हुआ, ये हमारा अगला क्वेश्चन था, है ना। इसके बाद हेनरी के आपसे अनुप्रयोग पूछा था, तो ये मेरे भाई हेनरी के अनुप्रयोग हैं। ठीक है, हेनरी का जो नियम है इसका उपयोग किया जाता है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए। हेनरी का नियम का उपयोग किया जाता है शीतल पेय जल के उत्पादन, मतलब जो शीतल मतलब शुद्ध जल होता है उसके उत्पादन में किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर श्वास लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये अनुप्रयोग हुए हेनरी नियम के। ठीक है, चलो अब आगे हम देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था, हमारा ये अगला क्वेश्चन था कि ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों जो ठंडे देश होते हैं, गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ठंडे देश होते हैं तो जल है वो बर्फ़ में चेंज हो सकता है। जल है वो बर्फ़ में चेंज हो सकता है, तो बर्फ़ में चेंज होने से रोकने के लिए, मतलब उसका हिमांक बिंदु गिराने के लिए, हिमांक बिंदु कम करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ताकि जो जल है वो द्रव अवस्था में रहे। ठीक है, ग्लाइकोल जल के हिमांक को कम कर देता है, वही हिमांक अवरोध ही नहीं पढ़ा था हमने, है ना। तो ग्लाइकोल जल के हिमांक को कम कर देता है, मतलब फिर बहुत ज़्यादा भी ठंड पड़ने लगे तो जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अतः जल द्रव अवस्था में ही रहता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे यूनिट 2 का पूरा सॉल्यूशन आपको मैंने दिया, जैसा कि मैंने आपसे बोला था। तो दोस्तों आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे चैनल पर आपको पूरी प्रश्न बैंक जो है उसकी आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप बोलें कि हमारे सर के चैनल से पढ़ें, है ना। और इसमें दोस्तों आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।